अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कंगना की उम्मीदवारी और मंडी शब्द के गलत इस्तेमाल वाला पोस्टर इससे पहले शेयर किया था। अब इस पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा घमासान मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस के किसान अघाड़ी के एक नेता ने भी असंसदीय भाषा में कंगना रनौत की आलोचना की है। इसी को लेकर देश की महिला सांसदों और नेताओं ने कांग्रेस नेता और सुप्रिया श्रीनेत को घेरने की तैयारी कर ली है। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कई मुद्दों पर बीजेपी पर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत विभिन्न टीवी चैनलों के लाइव शो में कांग्रेस के विचारों को पुरजोर तरीके से पेश करती है और बीजेपी की आलोचना करती है। हालांकि अब सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के एक्स हैंडल से किसी और ने वह पोस्ट किया था। बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने पोस्ट को हटा दिया है। उन्होंने अब तक किसी महिला की आलोचना नहीं की है और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। इसे लेकर बीजेपी महिला नेताओं ने सुप्रिया श्रीनेत पर निशाना साधा है। सुप्रिया पैरोटी नाम से अकाउंट खुला है और यह पोस्ट उसी अकाउंट से बनाई गई है। मैं कभी भी किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करती। सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया कि मैं महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने दृढ़ विश्वास जताया है कि विचारधारा के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कंगना रनौत ने भी कड़ी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने मंडी को काशी बताते हुए कहा है कि यह समस्त मंडी वासियों का अपमान है। वहीं कंगना रनौत ने यह भी कहा कि वह एक अभिनेत्री है। चाहे टीचर हो, एक्ट्रेस हो, पत्रकार हो, राजनेता हो या सेक्स वर्कर, किसी भी पेशे में महिलाओं का अपमान करना गलत है। मंडी छोटी काशी है। इस आलोचना से मंडी के लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या आप इस मुद्दे पर महिला आयोग जाएगी, इस पर कंगना रनौत ने कहा कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत कर शिकायत दर्ज करने जाएगी। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत की बीजेपी महिला नेताओं ने भी जमकर क्लास लगाई है। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने चुनाव की धूल में कांग्रेसियों के स्त्री द्वेषी चेहरों की कड़ी आलोचना की है। चित्रा वाघ ने कहा है कि महिला शक्ति को खत्म करने के राहुल गांधी के बयान से पता चलता है कि उन्हें हिंदू धर्म और महिलाओं को आदिशक्ति के रूप में पूजने से कितनी नफरत है। अब ऐसा कीचड़ उछालने में उनकी पार्टी की महिला पदाधिकारी भी शामिल हो गई है। कांग्रेस की महिला पदाधिकारी सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की मंडी लोकसभा प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चित्रा वाघ ने आरोप लगाया है कि सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट से पता चलता है कि यह पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है। यह कांग्रेसी है जो अभिनय कलाओं, महिलाओं को बिकाऊ का समर्थन करती है और यह कांग्रेसी है जिसने आज तक देश में महिलाओं के आत्मसम्मान पर आघात किया है। कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले ऐसे छोटे बड़े नेताओं में स्त्री द्वेष का जहर भरा हुआ है। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने दावा किया है कि इस देश की महिलाएं उस जहर को उतारेगी। तो वही अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी महिला कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है। नवनीत राणा ने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस महिलाओं का सम्मान भूल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे कि वह महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। मोदी ने देश में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। सुप्रिया श्रीनेत को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निकालने की जरूरत है। नवनीत राणा ने यह भी साफ किया है कि देश की महिलाएं कांग्रेस को उनकी जगह दिखाएगी। तो देखा आपने सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर ये आपत्तिजनक पोस्ट पर अब बीजेपी महिला नेताओं ने भी जमकर क्लास लेनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र राज्य की सीटों के लिए यह तीसरी सूची है। इसमें महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद नवनीत राणा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो अब यह साफ हो गया है कि नवनीत राणा बीजेपी के कमल निशान पर चुनाव लड़ेगी। इस पर अब खुद नवनीत राणा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए और मुझे नामांकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूँ। अमरावती के लोग मुझे यहाँ तक लाए हैं। अमरावती की जनता हमेशा विकास के साथ रही है। मैं मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 7वीं सूची की घोषणा कर दी है। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 सीटों के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों सीटें आरक्षित है। मौजूदा सांसद नवनीत राणा को अमरावती लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि गोविंद करजोल को कर्नाटक के चित्रदुर्ग लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता
दें कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा में बीजेपी और एनडीए आगे रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में महायुति ने बढ़त बनाई है। उसी तरह स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी ने बाजी मार ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 40 लोगों की फौज महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रचार अभियान चलाएगी। आपको बता दें कि हर पार्टी को अपने स्टार प्रचारकों की सूची केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपनी होती है। उसी के अनुरूप आज बीजेपी ने महाराष्ट्र की दे दी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने यह प्रस्तुत किया। इस लिस्ट में मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत राष्ट्रीय नेता, राज्य में गठबंधन में शामिल तीनों दलों के बड़े नेता इसमें शामिल है। इनमें महाराष्ट्र के नितिन गडकरी, नारायण राणे, पीयूष गोयल और राज्य मंत्री रामदास आठवले भी शामिल है। आपको बता दें कि इसके साथ ही हाल ही में कांग्रेस से आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को भी जगह दी गई है। अभिनेता और उत्तर से सांसद रवि किशन भी प्रचार करने महाराष्ट्र आएंगे। उनके साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी भी होगी। पार्टी के संकट मोचक माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन को भी स्टार प्रचारकों के तौर पर शामिल किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र में रैली करेंगे। पड़ोसी राज्य गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी राज्य में प्रचार करने आएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भाजपा के स्टार प्रचारकों के रूप में काम करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद तावडे, महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राज्य के राज्य सचिव मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विजय गावित, राज्यसभा सदस्य कोल्हापुरकर, धनंजय महाडिक प्रचार करेंगे। तो देखा आपने, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में सीट जीतने के लिए बीजेपी पूरी जोर शोर से तैयारी करने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव परिणामों में बीजेपी कितनी सीटें जीतने में कामयाब रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। एक समय के मशहूर फिल्म अभिनेता रहे पूर्व कांग्रेस सांसद गोविंदा ने 28 मार्च को राजनीति में अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है और वह शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। आपको बता दें कि वह उत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से दिग्गज भाजपा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को हराकर उस समय विजयी हुए थे। यह 2004 का चुनाव था। वह चुनाव हारने के बाद राम नाईक सक्रिय राजनीति से हट गए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे पर अब शिवसेना ठाकरे गुट ने शिंदे गुट पर निशाना साधा है। गोविंदा ने 2004 का चुनाव जीता, लेकिन एक सांसद के रूप में उनका कार्यकाल उल्लेखनीय नहीं रहा और पराजित राम नाईक सक्रिय राजनीति से हट गए। इस हार से पहले राम नाईक इस सीट से लगातार 5 बार जीत चुके थे। एक चुनाव लड़ने के बाद गोविंदा ने भी राजनीति छोड़ दी थी। अब उन्होंने शिंदे सेना के जरिए राजनीति की दूसरी पारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी या नहीं। आपको बता दें कि शिंदे गुट फिलहाल महायुति में है, इसलिए इसमें संदेह है कि गोविंदा को शिंदे सेना में शामिल करने का फैसला बीजेपी नेताओं को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो वही राम नाईक द्वारा चरैवेती यह आत्मकथा लिखी गई। इसमें उन्होंने गोविंदा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम नाईक की मराठी में लिखी यह आत्मकथा अब 10 भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, फारसी, संस्कृत, गुजराती, अरबी और जर्मन भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया है। चरैवेती का मतलब रहता है कि आप थके नहीं, चलते रहिए। इस आत्मकथा में नाईक कहते हैं कि गोविंदा ने मुझे हराने के लिए 2004 में कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद ली थी। फिर भी गोविंदा को एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में अब शामिल कर लिया है। तो यह सवाल उठाया जा सकता है कि उठते बैठते हिंदुत्व का हवाला देकर यह आरोप लगाने वाले कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, तो फिर अब एकनाथ शिंदे ने गोविंदा को अपनी पार्टी में शामिल कैसे कर लिया? यह सवाल अब उपस्थित किया जा सकता है। आपको बता दें कि गोविंदा शिंदे की सेना में शामिल हो गए हैं और तुरंत ही ठाकरे गुट ने मौके का फायदा उठाया और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। ठाकरे गुट ने सोशल मीडिया पर एक आलोचनात्मक पोस्ट करते हुए कहा है कि शिंदे ने बीजेपी से पूछकर गोविंदा को पार्टी में शामिल किया है ना। इस पोस्ट के साथ ही राम नाईक की आत्मकथा की फोटो भी है। आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर महायुति में पहले ही दरार पैदा हो चुकी है। कई जगहों पर सीट आवंटन और उम्मीदवार निर्धारण रुका हुआ है। ऐसे में गोविंदा की शिंदे सेना में एंट्री से ठाकरे गुट को निशाना साधने का एक नया मौका मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले गोविंदा पर राम नाईक द्वारा लगाए आरोप गंभीर है। एकनाथ शिंदे और उनके विधायक बीजेपी नेता लगातार उद्धव ठाकरे की आलोचना करते रहते हैं। यह आलोचना इस तथ्य पर आधारित है कि ठाकरे ने कांग्रेस में शामिल होकर हिंदुत्व छोड़ दिया है। अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि क्या शिंदे सेना ने गोविंदा को शामिल कर अपने लिए मुसीबत तो खड़ी नहीं कर ली है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले होली के मौके पर मुख्यमंत्री के बेटे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी। उनकी यह आलोचना का रुख यह था कि उद्धव ठाकरे ने भगवा छोड़ दिया है। अब इस आलोचना का जवाब देने के लिए शिंदे सेना ने खुद ही उद्धव ठाकरे को मुद्दा दे दिया है।
ऐसी संभावना है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव प्रचार में ठाकरे प्रभावी ढंग से करेंगे। शिंदे सेना में गोविंदा की एंट्री ने एक बार फिर इस बात को उजागर कर दिया है कि राजनीति में सभी दलों के लिए विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं रहती, स्वार्थ महत्वपूर्ण रहता है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष को यह कहने का मौका दे दिया है कि जब उन्होंने राम नाईक को हराने के लिए दाऊद इब्राहिम की मदद लेने वाले गोविंदा को स्वीकार कर सकते हैं तो इस वक्त आपका हिंदुत्व कहाँ चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत दी है। उनके मुख्यमंत्री पद के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में साफ हो गया है कि केजरीवाल अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की स्थानीय अदालत ने उनकी ईडी हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ऐसे में अब केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आप नेता दावा कर रहे हैं कि वे जेल से सरकार चला रहे हैं। केजरीवाल सरकार के मंत्रियों की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने जेल से 2 आदेश भी दे दिए हैं। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। इस मामले में सुरजीत सिंह यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट की ओर से साफ कहा गया कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसमें कोई संवैधानिक दिक्कत होती है तो उपराज्यपाल इस पर गौर करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति उनकी सिफारिश के आधार पर फैसला लेंगे। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए कोर्ट आदेश जारी करे। दरअसल केजरीवाल की ईडी हिरासत पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद शरद रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। ऐसे में ये सभी आप पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं और दूसरी ओर खंडनी भी वसूल कर रहे हैं। मेरे पास सबूत है कि यह एक रैकेट है। 7 में से 6 जवाब में मेरा नाम नहीं है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जवाब में मेरा नाम आते ही शरद रेड्डी को रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कथित घोटाला 100 करोड़ का बताया जा रहा है, तो ये सारा पैसा कहाँ गया। दरअसल घोटाले की शुरुआत ईडी की पूछताछ के बाद होती है। ईडी के 2 मुख्य उद्देश्य है। केजरीवाल ने कोर्ट में यह भी कहा कि एक है आप पार्टी को खत्म करना और दूसरा वसूली रैकेट चलाना। तो वही ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल के खिलाफ इस बात के सबूत है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। तो देखा, अपने आप को पछता देख अब केजरीवाल ने ईडी पर भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।